हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अजीब सी अफरा तफरी मची हुई थी जब अचानक उन्हें अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। और ये उनके ख़ानदान की वो पहली खुशी थी जिसे महसूस करके कोई खुश नहीं हो सका था, क्योंकि वो सब लोग ही समझ चुके थे कि एक नन्ही सी जान दुनिया में आई थी और एक जान इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। वो लोग वापस अंदर कमरे में आए तो दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि लॉक टूटा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे लॉक के स्क्रू में किसी ने पिंस को फंसाकर स्क्रू ढीले करते हुए लॉक तोड़ा हो। रजिया बेगम, लड़कियां तो भाग गईं, उसके आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, जबकि उसने जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। वो पिद्दी सी लड़कियां इतने बड़े दरवाजे से किस तरह निकल कर भाग गई? ये थी तुम्हारी सिक्योरिटी? इस तरह से कैसे भाग निकली वो लड़कियां? और तुम यहाँ खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ और जाकर ढूंढो उन्हें। कहाँ तक गई होंगी वो? ज्यादा दूर नहीं जा सकती हैं वो गुस्से से चीखते हुए बोल रही थी, जबकि सीढ़ियों के पीछे की तरफ अम्मारा अपने मुंह पर हाथ रखकर और इज़ा दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रही थी, जबकि इज़ा उसे छत की तरफ आने के लिए कह रही थी। यकीनन वो हर जगह ढूंढेंगे लेकिन अपने ही अड्डे की तलाशी नहीं लेंगे, इसलिए जब तक मामला ठंडा ना हो जाए वो यहीं रहने का इरादा रखती थी। वो दोनों छत से ऊपर की तरफ आई तो पता चला कि छत काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी वो दोनों कूद कर यहाँ से नहीं भाग सकती थीं, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज भी नहीं था। इज़ा ने अम्मारा को अपने साथ चिपका कर रखा हुआ था। दामियार की गैर मौजूदगी में वो उसके लिए उसकी जिम्मेदारी थी, जिस पर वो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं उठा सकती थी। इज़ा, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, ये हमें नहीं छोड़ेंगे। वो उसका बाजू मजबूती से पकड़े हुए थी, जबकि इज़ा उसे अपने साथ लिए छत पर एक कोने में छुपकर बैठी थी। वो खुद को मजबूत जाहिर कर रही थी ताकि अम्मारा डरे नहीं। हालांकि सच तो ये था कि वो खुद भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उसे भी डर लग रहा था, कुछ गलत हो जाने की फिक्र उसे भी थी, लेकिन वो अम्मारा पर यह बात जाहिर नहीं कर सकती थी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, बिल्कुल भी मत डरना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस यू। वो उसे सहारा देते हुए बोल रही थी। उनकी उम्रों में कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं था, लेकिन अब मारा ने जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी थी वो इस सिचुएशन में डरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी, जबकि इज़ा ने इस सब के बावजूद भी अपने आप को संभाल रखा था। डर खौफ सब अपनी जगह, लेकिन उस वक्त अम्मारा को वो कुछ नहीं होने दे सकती थी। देखो अम्मारा, हम यहाँ से भाग सकते हैं, थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी हमें हमें यहाँ से नीचे कूदना होगा किसी भी तरह से। ये जगह बहुत ऊंची है, शायद हमें चोट भी लगे, लेकिन यहाँ से निकलने के लिए हमें थोड़ी सी तो हिम्मत करना होगी ना। वो उसे नीचे की जानिब वो जगह दिखा रही थी जहाँ से वो कूद कर भाग सकती थी। इज़ा, ये बहुत ऊंची जगह है, मैं तो नहीं कूद पाऊंगी, वो परेशानी से कहने लगी। हिम्मत करो अम्मारा, हम यहाँ से हिम्मत करें तो जा सकते हैं। उठो, हमें यहाँ से निकल कर दामियार से राब्ता करना होगा, वरना हम बहुत बुरे तरीके से यहाँ पर फंस जाएंगे। वो उसे समझाते हुए बोल रही थी, जब अम्मारा ने खुद में हिम्मत पैदा करते हुए हाँ में सर हिलाया। इज़ा, तुम मुझे पकड़कर यहाँ से नीचे उतारने में हेल्प करोगी, लेकिन तुम कैसे उतरोगी? वो परेशानी से उससे पूछने लगी थी। मैं उतर जाऊंगी, पहले तुम उतरो। वो उसे सहारा देते नीचे की तरफ उतारने में उसकी मदद करने लगी। उसने मजबूती से उसे थाम रखा था, जबकि उसके सहारे वो नीचे की तरफ उतरने लगी। उसने पूरी हिम्मत लगाकर उसे नीचे उतारा। बस थोड़े से फासले पर उनसे ज़मीन थी। छोड़ दो मुझे, मैं कूद जाऊंगी, उसने हिम्मत पकड़ते हुए इज़ा से कहा, तो वो उसका हाथ छोड़ चुकी थी। फासला ज़्यादा नहीं था, इसलिए वो जल्दी ज़मीन तक पहुंच गई, लेकिन फिर भी ज़मीन पर गिरते उसे हल्की फुल्की चोट तो आई ही थी। इज़ा ने भी हिम्मत करते हुए नीचे की तरफ लटक कर नीचे छलांग लगा दी, लेकिन कोई सहारा ना होने के बावजूद उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी, जबकि बाजू पर अच्छी खासी चोट लगी। ऐसा लगता जैसे कोहनी से बाजू की हड्डी टूट गई हो, लेकिन अपने दर्द पर काबू पाते उसने बड़ी मुश्किल से अपनी सिसकियों और अपनी चीख को रोका था। इज़ा, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है, बाजू से कितना खून बह रहा है, वो परेशानी से कहने लगी, जबकि इज़ा ने बड़ी मुश्किल से अपनी सिसकियों और चीख का गला घोंटा। इज़ा, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है, बाजू से कितना खून बह रहा है, वो परेशानी से बोली थी। फिलहाल हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए, चलो। और उसका हाथ थाम कर वो वहाँ से भागने के लिए सामने गेट की तरफ जाने का इरादा रखती थी, जब तेज़ी से एक गाड़ी अंदर दाखिल हुई। वो दोनों गाड़ी की आवाज़ सुनकर उसे छुपते हुए एक साइड पर छुपने की कोशिश करने लगी। वहाँ बाहर कुछ आदमी थे, शायद रज़िया बेगम के लोग थे, जो उस गाड़ी के आने पर फ़ौरन अलर्ट हुए थे। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? अब मारा गेट की तरफ 4-5 लोगों को देखते हुए बोली। यहाँ गेट से निकलना तो वाकई मुश्किल काम था।
परेशान मत हो, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा, हम यहाँ से निकलने में ज़रूर कामयाब होंगे, वो उम्मीद से बोली। जबकि अम्मारा तो उसी की उम्मीद पर थी, सिर्फ हाँ में सर हिलाकर उसका साथ देने को वो तैयार हो गई। रज़िया बेगम बहुत परेशान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इज़ा और अम्मारा किस तरफ निकल गई हैं। आखिर वो उसके अड्डे से गायब हुई तो कैसे हुई? उसके आदमी दूर दूर तक जाकर उनको ढूंढ कर आए थे, लेकिन दोनों ने ना मिलना था ना मिली थी। रज़िया बेगम की परेशानी में इजाफा होने लगा था। इस तरह दो लड़कियां कैसे उसके अड्डे से भाग गई थी वो समझ नहीं पा रही थी। आसपास की एक एक जगह वो लोग छान चुके थे, लेकिन लड़कियां ऐसी गायब हुई थीं कि अब मिलने का नाम नहीं ले रही थी। और ऊपर से दामियार भी मंजर से गायब था। यकीनन वो उसके बारे में पता कर रहा था। अगर दामियार यहाँ पहुंचा और इज़ा और अम्मारा उसे मिल गई तो फिर क्या होगा? वो तो उसे जान से मार देगा। वो सिर्फ उसी के सहारे तो उसे ब्लैकमेल करने का इरादा रखती थी। अगर वही सामने नहीं होंगी तो वो दामियार को किस तरह धमकाएगी? वो दामियार का कुछ नहीं उखाड़ सकती थी। उसे कैसे भी करके वो दोनों लड़कियां चाहिए थीं। लेकिन न जाने उन्हें ज़मीन खा गया था या आसमान निगल गया था। वो दोनों गायब थीं और यहाँ रज़िया बेगम की जान पे बनी हुई थी। वो मुसलसल अपने आदमियों को भेजकर उन्हें तलाश करवा रही थी। जब अचानक ही धड़ाम से दरवाज़ा खुला और रज़िया बेगम की सांसें जैसे सीने में ही अटक गई थी, अपने सामने दामियार शाह को खड़ा देखते हुए। रज़िया बेगम का मंगला में भी कोई ठिकाना है? ज़बर गाड़ी चला रहा था, जबकि अज़हर उनके साथ ही था। वो तीनों वहाँ जा रहे थे जहाँ अज़हर उन्हें लेकर जा रहा था। रज़िया का ठिकाना हर एक जगह पर है, हर उस जगह पर जहाँ उसे औरतें मिल सकती हैं। वो औरतों को अगवा करती है, जहाँ जहाँ उसे फ़ायदा नज़र आता है वहाँ वहाँ वो अपना ठिकाना बना लेती है। पिछले साल उसने इस इलाके से 55 लड़कियाँ उठवाई थी और ऐसी सिचुएशन बना दी थी कि लड़कियों के घर वालों को ऐसा लगा जैसे वो घर से भाग गई हैं। इज्जत और गैरत के डर से उन लोगों ने ना तो कोई केस करवाया और ना ही अपनी बेटियों के बारे में जानने की कोई कोशिश की। पिछले साल रज़िया बेगम को इस कारोबार में बहुत फ़ायदा हुआ था। इसलिए इस दफ़ा उसने अलग अलग इलाकों में अपने ठिकाने बनवाए थे, ताकि वो लड़कियां उठवाकर और ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। पहले वो सिर्फ मजबूर और लाचार औरतों को अपनी बातों में फंसाकर अपने साथ ले जाती और उनसे ये काम करवाती थी। लेकिन जब उसे पता चला कि जवान और खूबसूरत लड़कियां उसे ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं, तो उसने ये काम भी करना शुरू कर दिया। मंगला के अलावा हर जगह उसका ठिकाना है। जहाँ उसे फंसने का डर है वहाँ पर उसने खोटा नहीं बल्कि अड्डा बनवाया है। वो जानती थी लाहौर उसका असल ठिकाना है, वहाँ से वो जल्दी पकड़ी जाएगी और पुलिस को सबसे पहला शक भी वहीं का होगा। इसलिए वो लाहौर जाने की बजाय मीरपुर की हदूद में ही रही है, ताकि सबको ये लगे कि वो लाहौर जा चुकी है। इससे वक्त बर्बाद होता और कुछ भी नहीं। रज़िया दिमाग से खेलती है, लेकिन मैं उसके दिमाग के अंदर तक रसाई हासिल कर चुका हूँ। मैं जानता हूँ उसकी सोच कहाँ कहाँ तक जा सकती है। वो बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में उन लोगों को बता रहा था, बहुत अच्छी बात है अज़हर, तुम्हें इस काम का बहुत फ़ायदा होगा। अगर हम रज़िया को गिरफ्तार करने में कामयाब रहे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे इस काम का मुआवजा तुम्हारी रिहाई की सूरत में दूंगा। ज़बर उसे देखते हुए बोला था। बारीक को उसका ये अंदाज हरगिज अच्छा नहीं लगा था। अपने मतलब की खातिर वो एक मुजरिम को छोड़ने की बात कर रहा था, लेकिन फिलहाल वो बोला कुछ नहीं। जे ज़बर के काम करने का अपना तरीका था, वो जानता था। उसने इस तरह के मुजरिमों को किस तरह से हैंडल करना है, ये उसका काम था। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा ज़बर शाह, वो उसे देखते हुए आगे का रास्ता बताने लगा। उस वक्त ज़बर को सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की परवाह थी। वो कैसे भी उस तक पहुंचना चाहता था। रज़िया बेगम को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहता था। उस वक्त वो एक पुलिस वाला बनकर नहीं बल्कि एक भाई बनकर सोच रहा था। रज़िया बेगम का कोई एक ठिकाना नहीं है ज़रान साहब, उसके अनगिनत ठिकाने हैं। उसका काम ही औरतों की ज़िंदगी बर्बाद करना है, लड़कियों को अगवा करना है। इतना ही नहीं, मासूम लड़कियां, तलाक याफ्ता या फिर बेवा औरतों को इस गलीज़ काम की तरफ मुतवज्जो करना उसका काम है। वो पैसों का लालच देकर औरतों को अपनी तरफ कर लेती है और मजबूर और बेसहारा औरतें जो पैसों के लिए ख्वार हो रही होती हैं, इस काम में गर्क हो जाती हैं। उसके कोठे पर मौजूद 80% औरतें ऐसी हैं जो मजबूरी में या फिर ज़बरदस्ती इस तरह के कामों में मुलविस है। उसके अंडर काम करने वाला आदमी उसे इन्फॉर्मेशन दे रहा था। काफ़ी सारे ऐसे एरियाज थे जहां रज़िया बेगम ने अपने पंजे गाड़ रखे थे। रज़िया बेगम अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम इस्तेमाल करती थी अपना।
उसका सबसे बड़ा नाम रज़िया बेगम था। बाकी सब नाम उसके अंडर काम कर रहे थे। रज़िया बेगम ने अलग अलग जगह पर अपने आप को अलग अलग नामों से मुतारिफ करा के रखा था। यहाँ मौजूद जितने भी नाम सामने आ रहे थे सब मुजरिमों की तरह इस्तेमाल हो रहे थे। हालांकि रज़िया बेगम का नाम किसी गलत काम में शामिल ही नहीं था। उसके अंडर काम करने वाला हर नाम कहीं ना कहीं गुनाहों के साथ लिखा गया था। लेकिन रज़िया बेगम जिसके अंडर ये सब कुछ हो रहा था वो हर गुनाह से बरी उज़्ज़िमा थी। उसने अपना सारा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ सुथरा रखा हुआ था। जर्रान तो उसकी होशियारी पर हैरान रह गया था। वो औरत इतनी चालबाज थी कि अगर कल को वो फंस जाती तो उस पर कोई भी आसानी से केस नहीं कर सकता था, और अगर उस पर कोई केस हो भी जाता तो उसका जुर्म साबित किया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके अंडर काम करने वाले लोग उसके हर जुर्म को अपने सर पर लिए हुए बैठे थे। इस तरह किसी भी तरह का कोई इल्ज़ाम था ही नहीं जिसकी बिना पर उस पर कोई केस किया जा सकता या उसे मुजरिम साबित किया जा सकता। वो बहुत चालबाज औरत थी। उसने हर चीज़ को बहुत बैलेंस रखा हुआ था। उसे आसानी से फंसाया नहीं जा सकता था, इतना तो जरान भी समझ चुका था। ऐसे मुजरिमों की बस एक ही सज़ा होती है और वो होती है सज़ाए मौत। रज़िया को सिर्फ सज़ाए मौत ही मिलनी चाहिए जो उसे उसके अंजाम तक पहुंचा सकती थी, वरना उसको मुजरिम साबित करना एक नामुमकिन सी बात थी। लेकिन इस नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए जरान उसके अड्डे की तरफ जा तो रहा था। उसके भाई कहाँ तक पहुंचे थे, दामियार क्या कर रहा था, उसे कुछ नहीं पता था। लेकिन वो अपनी कोशिश कर रहा था जिसमें उसे कामयाब होना था या नहीं वो ये खुद भी नहीं जानता था। वो दोनों उन लोगों के आगे पीछे होने का इंतजार कर रही थी। कैसे भी वो उन लोगों की नज़र से बचकर यहाँ से जाना चाह रही थी, कैसे भी वो उन लोगों की नज़र से बचकर यहाँ से निकलने का इरादा रखती थी। लेकिन ये लोग अड्डे के चारों तरफ फैले हुए थे। वो कुछ नहीं समझ पा रही थी कि किस तरह यहाँ से निकलें। यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था उनके लिए। इज़ा यहाँ पर तो ये लोग हर जगह हैं, हम कैसे यहाँ से निकलेंगे? यहाँ तो हर तरफ ही लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से निकलने में कामयाब भी होंगे। अम्मारा परेशानी से कहने लगी, जबकि इज़ा नज़रें दौड़ाते हुए सामने की तरफ देख रही थी। दरवाज़ा दूसरी साइड पर था, जबकि वहाँ एक छोटी सी गली बनी थी। गली के पीछे की दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी, वो उसकी मदद से यहाँ से निकल सकती थी। वो देखो अम्मारा, हमें उस गली की तरफ जाना है। अगर हम उस गली में पहुँच गए तो इस दीवार से, इस अड्डे से निकलना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। वो उसका ध्यान उस दीवार की तरफ करने लगी। वहाँ वो दीवार बहुत ऊंची नहीं थी, वो दोनों वहाँ से जा सकती थी। लेकिन इज़ा के बाजू पर चोट लगी थी। उसने अपने बाजू पर अपने दुपट्टे को बहुत कसकर बांधा हुआ था, लेकिन खून फिर भी निकल रहा था। उसकी अपनी हालत ख़राब हो रही थी तकलीफ से, उसकी जान निकल रही थी दर्द से, लेकिन फिर भी वो कैसे भी अम्मारा को बचाने की कोशिश कर रही थी। चलो, हमें यहाँ वक्त बर्बाद नहीं करना, हमें कैसे भी वहाँ पहुँचना है। इन लोगों की नज़रों से छुपकर वो उसका हाथ थामते हुए वहाँ से उठकर उन लोगों से छुपते छुपाते उस गली की तरफ जाने लगी थी। और वो इसमें कामयाब भी हो जाती अगर अम्मारा का दुपट्टा पीछे किसी चीज़ में ना अटकता। वो खामोशी से आगे की तरफ बढ़ रही थी, जबकि दुपट्टा अटकने की वजह से पीछे कोई चीज़ गिर गई और उस चीज़ ने वहाँ मौजूद लोगों को उनकी तरफ मुतवज्जो कर दिया। इज़ा ने अम्मारा का हाथ थामते हुए उसे खींचकर गली की तरफ दौड़ना चाहा, लेकिन वो 4 से 5 हट्टे कट्टे लोग उन्हें ज़्यादा दूर तक जाने नहीं दे सके। वो गली तक पहुंची थी अभी वो गली तक पहुंची थी कि वो गुंडे उन तक पहले पहुंच गए, और एक दफ़ा फिर से वो बुरी तरह से फंस चुकी थी। उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। एक दफ़ा फिर से वो उनके शिकंजे में कैद हो चुकी थी और वो जानती थी अब रिहाई मुमकिन नहीं है। छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज़, मुझे छोड़ो, वो चिल्ला रही थी, जबकि अम्मारा उसके साथ घिसटते हुए पीछे की तरफ आ रही थी। उसके बाजू में हद दर्जा तकलीफ थी, दर्द से उसकी अपनी जान जा रही थी। लेकिन ना तो उसने अम्मारा का हाथ छोड़ा था और ना ही वो उन लोगों को अम्मारा तक पहुंचने दे रही थी। एक आदमी ने उसके हाथ छुड़वाते हुए उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाते उस आदमी को धक्का दिया और उससे फासले पर पीछे की तरफ हुई। अपने पैर के बिल्कुल साथ उसने एक रोड को महसूस किया था, ये उसकी मदद कर सकता था। वो आदमी आगे गया तो उसने अपने पैरों के बिल्कुल साथ उसे एक लोहे का रॉड महसूस हुआ था, ये उसकी मदद कर सकता था। वो आदमी आगे आया तो उसने ज़मीन पर पड़ा रॉड उठाकर उसके सर पर दे मारा। इतनी सी लड़की में इतनी जान देखकर वो खुद लोग हैरान रह गए थे। देख क्या रहे हो? वो आदमी गुस्से से उसका हाथ पकड़ चुका था। इज़ा ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाते अम्मारा को अपने पीछे किया। देख क्या रहे हो? छटांग भर की लड़की तुम लोगों से संभाली नहीं जा रही, उस लंबे कद वाले आदमी ने आगे बढ़ते हुए कहा था, गुस्से से कहा था।
फिर बड़ी फुर्ती से इज़ा के हाथ से वो लोहे का रॉड छीनकर दूसरी तरफ फेंका और उसे बालों से पकड़ते हुए घसीट कर अंदर की तरफ ले जाने लगा। इज़ा तो उस आदमी के हाथ को अम्मारा तक जाने नहीं दे रही थी। वो छोटी सी लड़की शेरनी बनी उसकी हिफाजत कर रही थी। वो आदमी तो उसकी हिम्मत पर हैरान था, जबकि अम्मारा भी उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी, उसके पीछे पीछे चल रही थी। वो इज़ा का साथ नहीं छोड़ रही थी। ये अलग बात थी कि किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। इतनी कोशिश के बावजूद भी उसे अपनी आंखों के सामने देखकर रजिया बेगम के तो होश ही उड़ गए थे। दामियार शाह यहाँ कैसे पहुंचा था, उसे कैसे खबर हुई थी उन लोगों के ठिकाने की, वो उनके अड्डे तक कैसे आ गया था? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। उसे उनकी नज़रों से गायब हुए अभी 1.5 घंटा ही तो हुआ था। इतनी जल्दी वो मीरपुर से मंगला कैसे पहुंच गया था? वो बुरी तरह से उलझी हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक से ये क्या हुआ? दामियार शाह अचानक कैसे यहाँ पहुंच गया था? लड़कियां गायब थी। वो उस वक्त उसे किसी तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं कर रही सकती थी। और वो जिस तरह उसे गुस्से से देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे अभी सालिम निगल जाएगा उसे। उसकी लहू रंग आंखें उस वक्त उस पर गड़ी हुई थी, जबकि उसे उसकी निगाहों से खौफ महसूस हो रहा था। वो गुस्से से चलता हुआ उसके करीब आया था। उसे तो लगा था उसे तो लगा था कि वो उससे पूछेगा कि इज़ा किधर है, उसकी बहन किधर है, लेकिन उसने तो बिना कोई भी सवाल किए सीधा उसकी गर्दन को पकड़ा था। उसकी गिरफ्त उसकी गर्दन पर इतनी सख्त थी कि रज़िया बेगम को अपनी सांसें बंद होती महसूस हुई थी। दामियार शाह, छोड़ो मुझे। वो उसके हाथों को अपनी गर्दन से हटाने की कोशिश करते हुए बार बार उससे बोल रही थी, दामियार प्लीज़ छोड़ो मुझे। वो उसके हाथों की गिरफ्त पर अपना हाथ रखते हुए कांपते हुए बोली। उसे हरगिज उम्मीद न थी कि दामियार सीधा उसकी गर्दन तक आ जाएगा। तुम्हारी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है रज़िया बेगम कि मेरा मुकाबला कर सको। इसलिए बेहतर है कि मुझे बताओ मेरी बीवी कहाँ है और अम्मारा को क्यों किडनैप किया है तुमने? उसकी गर्दन पर अपने हाथ की गिरफ्त रखे हुए वो बोला था। उसके हाथों की गिरफ्त उसकी गर्दन पर सख्त से सख्तर होती जा रही थी। रज़िया बेगम की जान जैसे लबों तक आ गई। छोड़ो मुझे दामियार, हम आराम से बैठकर भी तो बात कर सकते हैं ना? रज़िया बेगम ने अपने लहजे को मजबूत करते हुए कहा। जब दामियार के हाथ की गिरफ्त मजीद तेज हुई थी उसकी गर्दन पर, उसकी आंखों में गुस्सा और इश्तियाल बढ़ता जा रहा था, जबकि अब रज़िया बेगम को अपनी जान बचाना मुश्किल लगने लगा था। उसकी गिरफ्त में उसकी गर्दन पर निशान पड़ चुके हुए थे, जबकि दामियार का जैसे उसे छोड़ने का कोई इरादा ही नहीं था। इज़ा कहाँ है? मेरी बीवी कहाँ है? रज़िया बेगम, अगर उसे आँच भी आई ना तो तुम्हारा वो हाल करूँगा कि कब्र में भी सुकून नहीं मिलेगा तुम्हें। वो गुस्से से धाड़ा था। वाह वाह दामियार शाह, तुम्हें तो सिर्फ अपनी बीवी की परवाह है। अपनी मुंह बोली बेटी और सगी बहन की तो कोई फिक्र ही नहीं है। उसे अपने पीछे से आवाज़ आई थी, किसी आदमी की आवाज़ थी। वो उस आवाज़ से नावाकिफ था, लेकिन दूसरी और तीसरी आवाज़ को वो लाखों में भी पहचान सकता था। दामियार, तेज सांसों में तकलीफ से भरी आवाज उसकी इज़ा की थी। दामी, एक उम्मीद के साथ दोबारा से अपनी जिंदगी को अपनी आंखों से देखती चहकती हुई आवाज उसकी बेटी की थी। उसने एक नज़र मुड़ कर देखा, लेकिन उसकी गिरफ्त बिल्कुल भी उनकी गर्दन पर ढीली नहीं पड़ी थी। रज़िया बेगम को छोड़ दो दामियार शाह, वरना तुम्हारी बहन और बीवी की लाशें यहीं पर गिरेंगी। वो उसकी बीवी को बाजू से पकड़े हुए था, जबकि उसकी पिस्तौल इज़ा के सर पर थी। जबकि इज़ा ने वो उसकी बहन को बाजू से पकड़े हुए था, जबकि उसकी पिस्तौल इज़ा के सर पर थी। जबकि इज़ा ने मजबूती से अम्मारा का हाथ थाम रखा था। उसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान थे। दामियार बहुत गौर से उसका चेहरा देख रहा था। उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान थे। इसका मतलब किसी ने उसे थप्पड़ मारा था। इसका मतलब यकीनन उस पर किसी ने थप्पड़ उसने उस आदमी की बात पर ध्यान दिए बगैर रज़िया बेगम को मुड़कर देखा। तुमने मेरी बीवी पर हाथ उठाया? वो उसे देखते हुए पूछ रहा था। अभी तक उसकी निगाह सिर्फ और सिर्फ चेहरे पर गई थी। वो उसके हाथों पर तो ठीक से गौर ही नहीं कर पाया था, या शायद वो पहले थप्पड़ों का हिसाब लेना चाहता था। दामियार, वो कुछ बोलने के लिए लब हिलाने ही लगी थी कि अचानक दामियार ने उसका उठा हुआ हाथ पकड़कर झटके से मरोड़ा था। उसके हड्डियों के टूटने की आवाज़ वहां मौजूद सबके कानों में बहुत वाज़ेह तौर पर सुनाई दी थी, और उसके बाद उठने वाली रज़िया बेगम की चीखों ने जैसे कमरे का माहौल ही बदल कर रख दिया था। तेरा हिसाब मैं बाद लेकिन दामियार शाह को तो कोई परवाह ही नहीं थी। वो आदमी इज़ा के सर पर बंदूक जैसे घुसाने को था, जब दामियार ने एक झटके से अपनी टांग हवा में लहरा कर उसके मुंह पर जोर से दे मारी थी। तेरा हिसाब
तेरा हिसाब बाद में होगा, पहले मैं तेरी मालकन का हिसाब कर लूँ फिर तुझ तक आऊँगा, तुझे भी कब्र में उतारूँगा, थोड़ा सा सब्र रख। दामियार शाह दुश्मनी के मामले में किसी का उधार नहीं रखता, तुझे भी तेरी औकात के मुताबिक इनाम मिलेंगे, पहले मुझे इसका हिसाब पूरा करने दे। उसने जैसे उसे वार्न किया, जबकि पीछे की तरफ कदम उठाती वो बूढ़ी औरत इससे पहले कि कोई मजीद चाल चलती। दामियार उसके सामने मौजूद दामियार उसके सामने मौजूद था। हाँ तो कहाँ था मैं? मेरी बीवी को इस हाथ से थप्पड़ मारा था ना तुमने? वो एक दफा फिर से उसके टूटे हुए हाथ को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले चुका था। रजिया बेगम आंखों में अजीब सा खौफ लिए मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी, जबकि दामियार का ये अंदाज देखते इज़ा की हालत ख़राब हो रही थी। उसने दामियार को कभी इस रूप में नहीं देखा था, जबकि उसके साथ खड़ी अम्मारा आंखों में जोश लिए रजिया बेगम के साथ होने वाली इस कार्रवाई को देख रही थी। तुम्हारा यह हाथ टूटा क्यों नहीं मेरी बीवी पर उठाते हुए? रजिया बेगम, क्या तुम्हें यह याद नहीं रहा था कि तुम दामियार शाह की मिल्कियत पर हाथ उठा रही हो और दामियार शाह इस चीज़ का तुमसे हिसाब मांगेगा? वो उसका हाथ नरमी से अपने हाथ में थामे उसकी आंखों में आंखें डाले पूछ रहा था। दामियार वो अपना हाथ उसके हाथ से निकालने के लिए हिम्मत जमा कर रही थी, जब अचानक ही दामियार ने उसके हाथ को टेबल पर रखा और फिर वहीं टेबल पर से चाकू उठाते उसके हाथ की पुश्त पर उसकी नोक रखी थी और आहिस्ता से फेरने लगा। उसके अंदाज में अजीब सा जुनून था जो सामने बैठी रजिया बेगम को तो खौफ में मुब्तला कर रहा था, जबकि इज़ा के माथे पर भी पसीने की नंदी नन्ही बूंदें नमूदार हो रही थीं। दामियार नहीं, वो अपना हाथ ऊपर की तरफ बुलंद करता पूरे ज़ोर से रजिया बेगम के हाथ में घुसाने लगा था, जब इज़ा चिल्लाई थी, लेकिन उसकी चीख की परवाह किए बगैर वो अपना काम कर चुका था और अब उस कमरे में सिर्फ रजिया बेगम की चीखें गूंज रही थीं। चुप, एकदम चुप, तुम्हारी आवाज़ ना आए मेरे कानों में अब। ये थप्पड़ का निशान रजिया बेगम ने तुम्हें दिया है, मुझे बस इस बात का जवाब दो कि ये बाजू इस हालत में किस वजह से पहुंचा है। उसके पास आता वो उसके बाजू की तरफ इशारा करते हुए बोला, जबकि उसका अंदाज, अजीब सा अंदाज, इज़ा को भी बहुत ज़्यादा डरा गया था। किसी की वजह से नहीं दामियार, ये मेरी अपनी गलती है, मैं छत से कूदी थी तो नीचे गिरते हुए, यानी कि तुमने खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाया, इसका भी हिसाब होगा मिसेस दामियार शाह। तुम शायद भूल गई हो कि तुम मेरी मिल्कियत हो, तुम्हें खुद को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त भी नहीं है। क्यों भागने की कोशिश कर रही थी यहाँ से? क्या तुम्हें यकीन नहीं था कि मैं तुम्हें बचाने आऊँगा? क्या लगा था तुम्हें तुम किडनैप हो और मैं हाथ पर हाथ रख कर घर बैठा रहूँगा? क्या लगा था तुम्हें अपनी बहन के गायब होने पर कोई एक्शन नहीं लूँगा? क्या लगा था तुम्हें? हाँ, क्या लगा था तुम्हें तुम्हारे किडनैप होने पर हाथ रखकर बैठा रहूँगा? क्या लगा था तुम्हें अपनी बहन के गायब होने पर कोई एक्शन नहीं लूँगा? तुम्हें क्या लगा ये रज़िया बेगम इसे अगवा करके यहाँ लाई और मैं हाथ पर हाथ रख के बैठा रो रहा हूँगा? नहीं इज़ा, ये मेरी प्लानिंग थी, मैंने खुद अपनी बहन को अगवा करवाया इसके हाथ से तुम्हें मैंने खुद अपनी बहन को अगवा करवाया इसके हाथ से। तुम्हें क्या लगता है मेरी नाक के नीचे से कोई मेरी बहन को अगवा करके ले जाएगा और मुझे खबर भी ना होगी? मैं बहुत दिनों से इन लोगों पर नज़र रखे हुए था, मुझे पता था ये जल्दी कुछ ना कुछ करने वाले हैं, इसीलिए मैं पूरी तरह से तैयार था। मैं अपनी हर तरह की तैयारी कर चुका था। हाँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये तुम पर वार करेंगे। रज़िया बेगम को अंदाज़ा हो गया था कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, इसलिए इसने तुम्हें अगवा किया और जब इसे अंदाज़ा हुआ कि तुम्हें अगवा करने से इसे कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, इसने अम्मारा को भी अस्पताल से गायब करने का फ़ैसला किया था। सीसीटीवी कैमरास ऑफ करके ये बुढ़िया समझती है कि दामियार शाह को झांसा दे देगी, लेकिन ये नहीं जानती कि दामियार शाह ने इन जैसे कितनों को इनके अंजाम तक पहुंचाया। आज भी ये अपने गुनाहों की सज़ा भुगतेगी, वो भी दामियार शाह के हाथों। लेकिन ये मत सोचना कि तुम मेरे कहर से बच जाओगी, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था इसलिए तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की ना। बहुत गलत किया तुमने इज़ा, और इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी, इसलिए अपनी बारी का इंतज़ार करो और एक साइड पर हो जाओ। पहले मैं इन लोगों के दुश्मनी का इनाम तो दे दूँ ना। वो गुस्से से उससे कहते रज़िया बेगम की तरफ मुड़ा था। अभी तक एक साइड पर वो बैठी कांप रही थी, उसके हाथ से बलबल खून बह रहा था, जबकि दामियार शाह उसे इतनी जल्दी छोड़ने का इरादा हरगिज़ नहीं रखता था।